लेक्चर नजर आ रहा है सबको? जी मैम आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आपने ये सॉर्ट आउट कर लेना है, अपना जो क्लैश है उसको आपने देख लेना है, ठीक है? और रिकॉर्डिंग में से मैं आपको इस लेक्चर की भेज दूंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम से आप अफनान से या कोऑर्डिनेटर जो रामीन है और कायनात है उसके साथ अपना टाइम सेट कर लो। ओके, मैम रिव्यू यही रहेंगे, क्या कह रहे हो? टाइम यही रहेंगे 11 बजे के। बच्चे अब ये देखते हैं ना कि ज्यादा फिजिबल आपको कौन सा है। अगर 12:30 वाला है तो 12:30 वाला हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का उसमें फिर प्रॉब्लम आ रहा होगा उनका, फिर वो कुछ करेंगे, मैनेज करेंगे उसको, ठीक है? मैं भी जाकर अफनान से बात कर लेती हूँ, ठीक है, रिगार्डिंग योर इशू। ओके मैम, थैंक यू Okay. सो मच। Okay. If we review previous lecture, the review of previous lecture, like we discussed GIT drugs, ठीक है, we broadly classified GIT drugs into 4 types. Drugs affecting GI secretions, laxatives, antidiarrheals, emetics and antiemetics. अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि हमने GI secretions वाली drugs को further 5 categories में किस तरह से divide किया था? Who can tell me? याद है? बच्चे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हम लोगों ने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था। बच्चे आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, ठीक है, शाबाश। आपने हमने डिवाइड किया था इसको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, म्यूकस प्रोटेक्टेंट्स में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स में, ठीक है, एंटासिड्स में और प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स में। कौन मुझे बच्चा बताएगा अबाउट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? उनमें से किसी एक का नाम बता दें, किसी एक ड्रग का। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं? मैम रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, शाबाश, ठीक है। पेटिडीन, ये सब आते हैं इसमें। शाबाश। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में मैम हमारे पास जो होते हैं ना, जो उसका कॉर्डवेट होते हैं, पैराजोल्स आ जाते हैं इसमें, अमेप्राजोल आ जाता है और लिजिनोप्रिजोल वगैरह जो है उसमें आ जाते हैं। ओके, शाबाश। नाउ टेल मी अबाउट, एक मैंने आपको होम टास्क दिया था अबाउट व्हाट इज कैथार्टिक लेक्सेटिव्स। कैथारसिस क्या होता है और लेक्सेटिव्स कौन से होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? पता है किसी को? नहीं देखा ये? लेक्सेटिव्स हम लोगों ने पढ़े थे। लेक्सेटिव्स आर द ड्रग्स व्हिच एक्चुअली, जी जी बताएं। मैम मैं बताऊं? जी जी मैम बताएं जो बताएं। लेक्सेटिव्स होते हैं वो बाउल के मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, जबकि कैथार्टिक वैसे दोनों ही यूज होते हैं, पैसेज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताएं। मैम जो कैथार्टिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट करते हैं और एवेक्यूएशन को इंक्रीज करते हैं, वाटरी और ठीक है, अनफॉर्म्ड स्टूल रिलीज करते हैं। ओके, शाबाश। बच्चों ये डिफरेंस आप अभी सुन लो, ठीक है? ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी हो सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वाइवा। कैथार्टिक्स आर द ड्रग्स एक्चुअली व्हिच कंप्लीटली इवैक्यूएट द गट, ठीक है? कैथार्टिक्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली गट को इवैक्यूएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है गट की, जीआईटी ट्रैक की, ठीक है, तो जीआईटी ट्रैक की सर्जरी से पहले उन्हें कैथार्टिक्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट कंप्लीटली, गट को कंप्लीटली इवैक्यूएट करने के लिए। But on the other hand, laxatives are the drugs which only increases the motility of the drug, ठीक है? लेक्सेटिव्स क्या होते हैं? जो मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर तो कोई कॉन्स्टिपेशन का एलिमेंट है या बहुत ज्यादा स्टफ्ड है गट, उसको इवैक्यूएट करवाने के लिए। बट कैथारसिस क्या होता है? कंप्लीटली इवैक्यूएट करवाने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की अगर जीआई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका डायग्नोसिस ना हो रहा हो तो एंडोस्कोपी की जाती है। तो एंडोस्कोपी से पहले भी कैथारसिस करवाया जाता है, एनीमा भी दिया जाता है और उसको एनपीओ कर दिया जाता है, नील पर माउथ कर दिया जाता है,
ठीक है। उसको कहा जाता है कि आपने रात से सुबह तक कुछ नहीं खाना, 12 बजे के बाद से आप एनपीओ हो जाएं ताकि आपका सुबह ये प्रोसीजर हो जाए। उसके साथ उसको 4 आवर्ली या 6 आवर्ली अनीमा दिया जाता है, ठीक है, कैथारसिस करवाया जाता है। बच्चे आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, सब लोग म्यूट कर लें माइक्स। ओके, और टुडेज लेक्चर इज अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में? What is endocrine system? What are hormones? Different type of hormones होते हैं ना बॉडी में, क्या होते हैं hormones? और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? कौन बताएगा? Endocrine system is a system of gland in the body. Glands का system होता है body में. There are different types of glands in the body. For example, hypothalamus. ठीक है, अगर हम top portion of the body से start करें तो brain में कौन से glands से start करते हैं हम? hypothalamus. उससे below जो है pituitary gland होता है. pituitary gland से hormones secrete होते हैं which can then affect the other glands of the body. और बॉडी में कौन से ग्लैंड है? नेक में थायराइड ग्लैंड है. नेक में थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड 4 बटन्स की शेप में अटैच्ड होता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड के बिलो पैंक्रियास इज अनदर ग्लैंड इन द बॉडी. बेसिकली पैंक्रियास क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है. ठीक है, तो दीज आर द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. इसके अलावा सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड्स. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं. और टेस्टिस एंड ओवरीज को भी हम ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि ओवरीज से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस. एंड लास्ट वन इज टेस्टिस. टेस्टिस से मेल्स में सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन. So this is actually the system which is called endocrine system, which comprises of different kind of glands right from the top up to the bottom. ठीक है. Now today's topic of discussions are pituitary and hypothalamic hormones, thyroid and antithyroid drugs, adrenal drugs, pancreatic drugs, and gonadal hormones and inhibitors. These are actually the hormones or drugs which we are discussing here in pharmacology. Basically, we are discussing pharmacology. Pharmacology is a study of science, deals with drugs. ठीक है, ड्रग्स किस तरह से हार्मोन्स को जो है वो एक्सोजेनसली बाहर से दिया जाता है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी. एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली बॉडी में क्या रोल प्ले करता है? इट कंट्रोल्स द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्ट करते हैं ऑन द बॉडी. ग्रोथ होती है बॉडी की. ठीक है, इसी तरह से हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो फिर पिट्यूटरी से आकर स्टिमुलेशन करवाते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की. ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक्सर्ट एंड कंट्रोल्ड by releasing specific chemical substances into the blood called hormones. ठीक है, glands की secretions को कहा जाता है hormones. And what are hormones? Hormones are the chemicals, ठीक है, which are secreted from these endocrine glands. ठीक है, अब hormones के release का ये जो पूरा process है ये इस diagram में show हो रहा है. When there is बायोलॉजिकल नीड अराइजेस इन द बॉडी. बॉडी में बायोलॉजिकल नीड अराइज हुई है किसी भी हार्मोन की तो रिकग्निशन ऑफ दैट नीड कर ली जाती है बाय दीज ग्लैंड्स. ठीक है, और इन ग्लैंड से फिर जो है हार्मोन रिलीज होता है. कुछ हार्मोन स्टोर्ड फॉर्म में रह जाता है, कुछ रिलीज होकर सर्कुलेशन से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाकर टारगेट सेल पे एक्ट करता है. सम पोर्शन ऑफ द हार्मोन इफेक्ट ऑन दिस टारगेट सेल. Degradation of hormone occurred in the target cell and some part of the hormone causes negative feedback to that gland. What is negative feedback? कि अब हार्मोन ने जाके नेगेटिव फीडबैक दे दिया अपने पेरेंट ग्लैंड को जहां से स्टिमुलस स्टार्ट हुआ था या बायोलॉजिकल नीड जब फुलफिल हो जाती है तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि अब हार्मोन की रिलीज वहां से रुक जाए. ठीक है, तो दिस इज द ऑल प्रोसेस थ्रू व्हिच हार्मोन्स आर रिलीज इन द बॉडी. ठीक है, this is endocrine system. Endocrine system is comprises of so many glands. ठीक है, hypothalamus, pineal gland, pituitary gland, parathyroid gland, thyroid gland, thymus gland, adrenal glands, and actually suprarenal glands which are present over the kidneys and they are triangular shaped glands. Pancreas is another type of gland present in the abdomen and it secretes insulin. Ovaries and testes are also
glands in the body because they secrete different kind of hormones. Ovaries secrete estrogen and progesterones, and testes release testosterones. So these are basically glands present in the body, and they form this endocrine system. Hormone क्या होता है? A substance that is released in one tissue and travels through the circulation, usually to the target tissues. Hormones reach all parts of the body, but only target cells are equipped to respond. Hormones are secreted in small amounts and often in bursts. Hormones की release जो gland से होती है वो pulsatile fashion में होती है. ठीक है, pulsatile fashion में क्या मतलब है कि continuously release नहीं हो रही, pulses की form में release हो रही है. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वो पल्सेस की फॉर्म में रिलीज होता है और 5 to 9 बर्ड्स पर डे के फैशन से वो रिलीज होता है. ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, वो हमने पढ़ना है, और इसका फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बॉडी में जो ड्रग्स होती हैं जो हम हार्मोन्स एक्सोजेनसली देते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन बेसिकली बॉडी में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का क्या करता है, इंटरनल होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है. आप में से जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज होमियोस्टेसिस? शाबाश बच्चे, ये सिर्फ टेम्परेचर का मेंटेनेंस नहीं है, बेसिकली बैलेंस मेंटेन इन द बॉडी. ठीक है, ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक मेजर फंक्शन क्या है कि इट मेंटेन्स द इंटरनल होमियोस्टेसिस. द सेकंड फंक्शन इट सपोर्ट द सेल ग्रोथ, कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेट रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी, सेक्सुअल फंक्शंस एंड फैसिलिटेट रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. नाउ वी डिवाइड हार्मोन्स इनटू 4 क्लासेस. ठीक है, हार्मोन्स को हम किस तरह से 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, सम आर स्टेरॉइडल इन नेचर, फैटी इन नेचर. ठीक है, सम आर कैटेकोलामाइन, सम आर इकोसोनाइड्स. बेसिकली जो 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो एक होती है, एक फैटी हार्मोन्स हैं और एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन. ठीक है, पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो फैट इन नेचर होते हैं स्टेरॉइडल होते हैं हार्मोन्स. ठीक है, अब हार्मोन्स को यहाँ पे डिवाइड करने का मकसद क्या था. This is the hormones fall into 2 general classes, water soluble and lipid soluble. Basically hormones जो water soluble होते हैं वो किस तरह secrete होते हैं, किस तरह से वो अपने टारगेट सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं, और इसी तरह जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो किस तरह सिक्रीट होते हैं, किस तरह डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और किस तरह अपने टारगेट सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं. ठीक है, तो कैटेगराइज करने का यहाँ पे हार्मोन्स को क्या मकसद था, that water soluble hormones actually secreted from the glands by the process of exocytosis. ठीक है, वेसिकल्स फॉर्म होते हैं इन द ग्लैंड्स और वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इस तरह से एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से, और ये हार्मोन सर्कुलेशन में जाके सर्कुलेशन में चले जाते हैं और अपने टारगेट सेल्स पे एक्ट करते हैं. वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द टारगेट सेल्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल. ठीक है, अदर टाइप ऑफ हार्मोन्स और फैट सॉल्युबल हार्मोन्स. फैट सॉल्युबल हार्मोन्स का मतलब क्या है कि हमारी जो सेल वॉल है वो भी लिपिड बाइलेयर है. ठीक है, तो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स क्या करेंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे इस लिपिड बाइलेयर से. सर्कुलेशन में उनको जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू मूव करेंगे. ठीक है, टारगेट सेल्स पे जब जाके एक्ट करेंगे तो वहां से उसकी सेल वॉल से भी डिफ्यूज करके जब वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर मौजूद होता है फॉर फैट सॉल्युबल हार्मोन्स. ठीक है, तो we divide hormones into 3 categories further by the location of their receptors. ठीक है, on cell wall जिन hormones के receptors होते हैं that are protein in nature. बच्चे आप जरा थोड़ा से दूर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, इट्स ओके. चलो उधर बैठ जाओ, बस थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगर बैठते हो तो ठीक है. तो ऑन द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की बेसिस पे हम हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स. प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पे. ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो कि फैटी हार्मोन्स होते हैं, फैट इन नेचर होते हैं, उनके हार्मोन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में. टारगेट सेल्स पे जहां उन्होंने एक्ट करना है डिफ्यूज कर जाएंगे वो सेल मेम्ब्रेन से और साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर के साथ एक्ट करेंगे जाके. और न्यूक्लियस पे जो हार्मोन्स जिनके रिसेप्टर्स होते हैं न्यूक्लियस पे दैट आर थायराइड हार्मोन्स. ठीक है, तो रिसेप्टर हमने हार्मोन्स की डिवीजन किस तरह से की, पहले 4 टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया रफली. ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल हार्मोन्स में एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स.
नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन डिजीजेस। अब आप ये देखो कि हम लोगों ने पढ़नी है फार्माकोलॉजी, थोड़ा सा फिजियोलॉजी हमने देख ली कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बट वी आर नाउ डिस्कसिंग फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में जिसकी वजह से हमें ड्रग्स देनी पड़ेंगी? या तो वो हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे फ्रॉम देयर ग्लैंड्स, या फिर उनका एक्शन नहीं हो रहा ऑन द रिसेप्टर्स। इसका मतलब है कि रिसेप्टर्स में क्या होगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, ठीक है, डिसेंसिटाइज हुए हैं रिसेप्टर्स। या तीसरी चीज क्या है, बहुत एक्सेसिवली बनना शुरू हो गए हैं। अब एक्सेसिवली किन कंडीशंस में बनेंगे? अगर ग्लैंड के ट्यूमर है, ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा होता है कि जो प्रोलैक्टिन बनाने वाले सेल्स होते हैं उनका ट्यूमर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ड्रग्स को किस तरह से पढ़ना है, अगर तो हार्मोन्स बहुत कम लेवल के बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्लैंड में कोई डिस्ट्रक्शन हुई हुई है। आपने एक्सोजेनसली हार्मोन्स देने हैं, ठीक है, और ताकि बॉडी में जो एक होम्योस्टेसिस हमने मेंटेन करनी है वो मेंटेन रहे। जैसे अब एक सिंपल सी एग्जांपल है कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन सिरे से बन ही नहीं रही होती, वहां पे जो बीटा सेल्स और लैंगरहैंस होती है उनमें डिस्ट्रक्शन होती है, तो आप एक्सोजेनसली देते हो, ठीक है। और दूसरा ये, या वहां पे ट्यूमर डेवलप हो गया, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है, तो आपने कुछ ऐसी ड्रग्स देनी है जो कि उसको इनहिबिट करे, या फिर आपने क्या करना है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड्स कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एंडोक्राइन डिजीजेस को किस तरह से कैटेगराइज कर लिया, या तो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है या एक्सेसिवली बन रहे हैं इन केस ऑफ ट्यूमर्स, या तो रिसेप्टर्स की डिसेंसिटाइजेशन हुई है। ना सोर्सेज ऑफ हार्मोन्स, आपने हार्मोन्स देने हैं किसी भी पेशेंट को, आपने हार्मोन बनाने कैसे हैं, जो कि नेचुरली बहुत सारे हार्मोन्स नेचुरली लिए जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट अडल्ट्स, डिफरेंट जो होते हैं पीपल, उनसे जो एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं वो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन किन पेशेंट्स में दिया जाएगा? जिन पेशेंट्स में आपके पास एक मदर आती है ड्वार्फिज्म में दे दो और वो कहती है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, आप ग्रोथ हार्मोन उसको एक्सोजेनसली दे दो, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप किन केसेस में देते हो? ये दो हार्मोन जो हैं, दीज टू हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन द फीमेल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल्स नहीं बन रहे, इसका मतलब है वहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेफिशिएंट है, आप उसको एक्सोजेनसली दे दो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ठीक है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने ये किया, उसका हार्मोन प्रोफाइल करवाया पेशेंट का, आपने हर चीज को क्लिनिकली जो आपका पेशेंट होगा एट द स्पॉट, क्योंकि देखो मैं आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दूंगी, सिनेरियो बेस्ड दूंगी। आपके पास एक फीमेल पेशेंट आई है, ठीक है, उसने कहा है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, या एक अनमैरिड लड़की आई है और उस पर वो पीसीओ की पिक्चर है, ठीक है, ओबेसिटी है, उसको हर्सुटिज्म है, हेयर ग्रोथ है, उसको एक्नी हुई हुई है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, आप उसे कहते हो कि डे 2 हार्मोनल प्रोफाइल करवाओ, ठीक है। डे 2 हार्मोनल प्रोफाइल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 2 सेकेंड डे, ठीक है, आपने उसका प्रोफाइल करवाया, उसमें उसके हार्मोन्स डिरेज्ड थे, ठीक है, या उसका एफएसएच के लेवल ज्यादा था या उसका एलएस के लेवल कम था, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट्स देने हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हम देते हैं, जिस तरह प्रेमोलूट एन एक बहुत कॉमन टैबलेट है जो कि दी जाती है इन ऑर्डर टू इनहिबिट द पीरियड्स। अगर किसी ने हज करने जाना है, उम्रा करने जाना है, तो उसको दी जाती है कि ताकि वहां पे उसको पीरियड्स ना आए, ठीक है। तो ये हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म्स में भी बनाई जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फॉर्म में भी। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है आजकल के दौर में ये यूज किया जा रहा है ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या है कि ये ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है, और ओव्यूलेशन जब किसी के अंदर नहीं हो रही, इसका मतलब प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो रही इसमें, तो आप पीरियड्स के सेकंड डे से 5 डेज तक उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आपने ये नेचुरल वे से आपने लिए ये हार्मोन्स, एनिमल सोर्स से जो हार्मोन्स आप एक्सट्रैक्ट उसका लेते हो वो है इंसुलिन और T3 T4, ठीक है। कुछ बायोसिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जिसका सोर्स होता है, जैसे इंसुलिन कुछ पोर्सिन एंड बोवाइन सोर्स से भी ली जाती है, पिग से, काउ से, फिर उसकी सिंथेसिस करवाई जाती है लैब में, ठीक है, वो होते हैं बायोसिंथेटिक हार्मोन्स। एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक हार्मोन। सिंथेटिक हार्मोन्स में यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, क्या होती है ये? शाबाश, यानी कि आपने अपनी मर्जी का डीएनए क्रिएट करना है, ठीक है, आप चाहते हो रिजल्ट्स आप जिस तरह से चाहते हो आप उस तरह का डीएनए रिकॉम्बिनेंट बना लेते हो,
उस डीएनए को इस तरह से आप फॉर्म कर लेते हो और उसको फिर इंजेक्ट कर देते हो इनटू एनी एनिमल और गिनी पिग जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ताकि आप उस तरह का जीन ले सको, ठीक है, आपको जो आपका टारगेट है वो आप ले सको। जैसे अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है, अगर ये जो कोविड-19 की वैक्सीन जो बननी थी, ठीक है, वैक्सीन क्या होती है बेसिकली, वैक्सीन क्या होता है कि आपने वही ऑर्गेनिज्म लिया, कोविड-19 ऑर्गेनिज्म लिया, उसको क्या करना है, अब आपने लैब में उसके डीएनए में कुछ ऐसी चेंजेस, रिकॉम्बिनेंट चेंजेस आनी है कि उसकी जो एफिकेसी है टू कॉज डिजीज उसको आपने कम कर दिया, फिर आपने उसको इंजेक्ट कर दिया इनटू दैट पर्सन जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हेल्दी पेशेंट है, ठीक है, हेल्दी एडल्ट है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसमें जब आपने लो एफिकेसी वाला ऑर्गेनिज्म डाला इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्लोली अपनी पैथोजेनिसिटी उसमें शो करेगा और उसके रिटर्न में बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा। दिस इज द वे टू इंक्रीज द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज, ठीक है। नहीं बच्चे, इसको फिर लैब में इस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है कि इसके जो एलर्जी रिएक्शंस होते हैं उसको काफी हद तक कम किया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपने देखा होगा कि हर पर्सन डिफरेंट है, किसी को ब्रूफिन जैसी टैबलेट से बिल्कुल एलर्जी रिएक्शंस नहीं होते, किसी को उससे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हर ड्रग, जब एंटीबायोटिक भी इवन आप आईवी किसी को देते हो तो उसकी टेस्ट डोज जरूर दी जाती है, ठीक है, या आप कोई ड्रग जो इस तरह की ड्रग होती है बायोसिंथेटिक फॉर्म की, उसको आप पहले लो डोज में पेशेंट पे ट्राई करते हो, ठीक है, और ये मार्केट में इतनी इजीली इस तरह से अवेलेबल नहीं होती, जिसके रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन ड्रग्स को मार्केट में लॉन्च करने से पहले बहुत पेशेंट्स के ऊपर या इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, इसमें देखा जाता है। ओके, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब आप में से कौन बताएगा मुझे कि हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी से कौन से होते हैं? दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, दिस इज सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। शाबाश। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, जो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं दे आर एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होते हैं दैट आर रिलीजिंग हार्मोन्स। When they act on the pituitary, then pituitary secretes stimulating hormones. For example, if hypothalamus secretes thyroid releasing hormone and it affects on the pituitary, pituitary secretes thyroid stimulating hormone. TRH आएगा hypothalamus से TSH from the pituitary, and then that TSH affect on the thyroid gland, and then thyroid gland produce T3 and T4. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बेसिकली एक आप समझ लो कि मास्टर ग्लैंड है जिसने करना है कंट्रोल पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को, ठीक है। अगर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन, और वो क्या होगा, बॉडी पे इफेक्ट करेगी, बॉडी में ग्रोथ होगी। इन अदर वे हाइपोथैलेमस अगर सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यहीं पे मैं आपको बता दूं, उसको सोमैटोस्टैटिन्स भी कहा जाता है। Somatostatins are actually the hormones which are growth hormone inhibiting hormone released from the pituitary hypothalamus. जब hypothalamus से growth hormone inhibitory hormone release हुए तो pituitary ने growth hormone नहीं बनाया, ठीक है, inhibit कर दिया, ठीक है। इसी तरह से hypothalamus क्या है, एक मेन बॉसी ऑर्गन है जिसने secrete करने हैं हार्मोन्स, तो पिट्यूटरी ने आगे स्टिमुलेटरी हार्मोन्स बनाने हैं और वो फर्दर पूरी बॉडी पे एक्ट करने हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी इज अ वेरी माइनर ग्लैंड, ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये थोड़ा सा जो शो हो रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी इज प्रेजेंट इन द सेलर टर्सिका, वेरी माइनर डिप्रेशन इन द स्कल, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और पी साइज ग्लैंड है, बिल्कुल मटर के दाने जितना। दो लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स, ठीक है। और हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जिस तरह से, अगर जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये करेगा गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगर वो करता है टीआरएच, ये करेगा टीएसएच, ठीक है। अगर वो करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। इस तरह से ये हार्मोन्स जो है वो न्यूरोनल सर्किट एक चल रहा है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। दूसरी बात, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आप सब स्टूडेंट्स को ये, अभी भी ये बच्ची बता रही थी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन है ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होता है बट स्टोर होता है पिट्यूटरी में। अब वहां पे ये बनता कैसे है, फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, ठीक है, एक्सोनल एंडिंग्स के थ्रू ये आता है इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब बॉडी में बायोलॉजिकल नीड पैदा होती है फॉर ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्टिमुलस बॉडी में पैदा होता है, व्हेन देयर इज डिक्रीज वाटर लेवल इन द बॉडी। वाटर लेवल बॉडी में कम हुआ, आपको डिहाइड्रेशन हो गई, वॉमिटिंग्स हो गई, डायरिया हो गई, ADH रिलीज हुआ, उससे जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया कि अब स्क्रीट करना है ADH को, ADH जाके अफेक्ट करता है किडनी पे, और किडनी से क्या करता है, कंजर्व करता है वाटर की रिटेंशन करवाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है। दूसरा प्रेगनेंसी में उसका ये भी रोल है, और वैसे भी लैक्टेशन में भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है। ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ लेबर, जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है, रिलीज होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बेबी की डिलीवरी होती है। ऑक्सीटोसिन को हम ड्रग की फॉर्म में एक्सोजेनसली भी देते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का एक्सेस, ठीक है। द आउटपुट ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी यूनिट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ थायराइड, एड्रिनल, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, आल्सो कंट्रोल सोमैटिक ग्रोथ, लैक्टेशन, मिल्क सेक्रीशन एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। मींस के जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स रिलीज करेगा, रिप्रोडक्शन में इसका रोल है, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह से ADH का जो रोल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरह से जो गोनेडल ग्रोथ होती है, गोनेडल ग्रोथ क्या होती है, गोनेड्स क्या होती हैं, फीमेल्स में क्या है, ओवरीज है, फिलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस है, दीज आर द गोनेड्स, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी डिपेंड करती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे, ठीक है। गोनेडल हार्मोन्स जो होते हैं वहां से रिलीज होते हैं। ACTH बनता है इन द एड्रिनल ग्लैंड्स, वो वहां के एक्ट करते हैं। ACTH जाके इफेक्ट करता है ओवरीज को, जहां से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है। सेम इज द केस इन मेल्स। मेल्स में कौन से सेक्स हार्मोन इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस, ठीक है। तो ये रिलीजिंग, और ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी हार्मोन्स आर एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स। GnRH है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड पिट्यूटरी रिलीज करता है उसके इफेक्ट से ACTH, ठीक है, दैट आर FSH and LH, ठीक है, एंड प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड सिक्रीट्स हार्मोन्स दैट आर मेड इन द हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बच्चों अब ये जो पूरी एक पिक्चर एंडोक्राइन सिस्टम की यहाँ पे फिजियोलॉजी बताने का मकसद ये था कि वाइवा में अगर ड्रग के बारे में पूछा जाए तो पिछला सारा बैकग्राउंड पता हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि TSH का मुझे बता दें कि अब इस वक्त मार्केट में किस नाम से ड्रग आती है, क्यों दी जाती है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन्स किस कंडीशन में दिए जाते हैं, तो आप बताएं कि जब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, गिगैंटिज्म हो गया किसी मेल को, फीमेल को, जो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है। गिगैंटिज्म कब होता है, जब जो एपिफिजियल एंडिंग्स होती है बोन्स की वो भी फ्यूज नहीं हुई होती, ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। और अगर ग्रोथ हार्मोन उस एज में जाके बढ़ने लग जाए जब ये एपिफिजियल एंडिंग्स में फ्यूज हो जाती है, तो ग्रोथ कहाँ होती है, आपका सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका जो फोरहेड है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा आगे जो है मूव कर जाएगा, चिन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। इसका मतलब है कि अब अफेक्ट बोन्स पे उसकी जो है वो लेंथ पे नहीं हो रहा, बल्कि जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो एनहांस हो रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगाली, ठीक है। तो आपने ऐसे पेशेंट्स में क्या देने होते हैं, सोमैटोस्टैटिन्स। सोमैटोस्टैटिन्स क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटरिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब हमने पढ़ना क्या है बेसिकली कि हार्मोन्स जो हम एक्सोजेनसली देते हैं उनके क्या नाम है, किन किन कंडीशंस में दिए जाते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो हम एक्सोजेनसली देते हैं टू डिटेक्ट एनी पैथोलॉजी इन दैट ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, जब भी कोई हार्मोन रिलीज होता है, फर्ज करें कि बॉडी में ग्रोथ कम हो रही थी, बॉडी ने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, ग्रोथ हो गई। जब ग्रोथ हो गई तो नेगेटिव फीडबैक गया हाइपोथैलेमस को कि अब ये स्टॉप कर दें हार्मोन की रिलीज, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ नहीं आती तो हम आगे ड्रग्स नहीं पढ़ सकते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि TSH हम देते हैं टू डिटेक्ट द थायराइड कार्सिनोमा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैं देती हूँ किसी पेशेंट को टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ थायराइड कार्सिनोमा,
एक पेशेंट आता है, मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, एक पेशेंट आता है आपके पास, उसका थायराइड कार्सिनोमा था, बहुत बड़ा गिलड़ था, कार्सिनोमा रिमूवल कर दिया, सर्जिकल रिमूवल कर दिया, ठीक है। अब आपने उस पेशेंट, वो पेशेंट आपके पास फॉलो अप के लिए आया आफ्टर 3 मंथ्स, अब आपने उसको ये देखना है कि आया इसका सारा कार्सिनोमा या जो सारा कैंसर टिश्यू है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है, वो सारा रिमूवल उसकी हो गई, अभी भी कुछ रहता है, आप क्या करोगे? आप TSH दोगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोगे। जब आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में देते हो तो बॉडी को ये पता चला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज देयर इन द बॉडी, और उस हार्मोन का एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक जाना चाहिए टू द हाइपोथैलेमस, और उसको ये पता लगना चाहिए कि अब तुमने TSH रिलीज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने दिया है और वो बॉडी में है। बट अगर आप उसका TSH दे के टेस्ट करते हो T3 T4 का, और T3 T4 बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कार्सिनोमा इज स्टिल देयर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक से अब हाइपोथैलेमस तो कम कर देगा, बट जो कार्सिनोमा वहां पड़ा हुआ है वो T3 T4 प्रोड्यूस करता जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट थायराइड पे जो होना चाहिए था और T3 T4 को नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए था, बट कार्सिनोमा की वजह से वो प्रोड्यूस होता जा रहा है। तो दीज हार्मोन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजीज ऑफ द ग्लैंड्स। TSH को यूज कर सकते हैं थायराइड की पैथोलॉजी के लिए, GnRH को यूज करो गोनेडल कोई भी कार्सिनोमास हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमास को आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप प्रोलैक्टिन दे के देखो, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, फीमेल्स पेशेंट हमारे पास अनमैरिड गर्ल्स आती हैं कि उनका ब्रेस्ट जो है मिल्क सिक्रीशन हो रही है, मीन्स उसमें प्रोलैक्टिनोमा डेवलप हो रहा है, उसमें प्रोलैक्टिन जो है वो ज्यादा बन रहा है, ठीक है। आपने उसे क्या देना है? एंटी प्रोलैक्टिन टैबलेट्स देनी है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग टैबलेट्स देनी है, और वो किस फॉर्म में आती है? ब्रोमोक्रिप्टीन के नाम से आती है, ठीक है। तो अब आगे जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो रिलेटेड टू दैट नेगेटिव फीडबैक है, जहां पे आपको समझ नहीं आती आप उसे पूछें, ठीक है। नाउ कंट्रोल ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय द हाइपोथैलेमस, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाए हुए ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हैं हाइपोथैलेमस के, दे एक्चुअली सिक्रीट द ऑक्सीटोसिन एंड ADH, and by these axonal endings they store this hormone into this posterior pituitary, and in the time of need oxytocin and ADH are secreted from posterior pituitary and affect on their target organs, ठीक है। तो ये टेबल्स आपने पढ़ लेने हैं, ये टेबल्स मैं अभी नहीं पढ़ रही, और पूरी बात जो बता दी है वही इन टेबल्स में लिखी हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने ये पूछनी है, ठीक है, कि व्हाट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, व्हाट इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और ये ऑक्सीटोसिन और ADH का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। Okay, these are again the hormones of hypothalamus, anterior and posterior pituitary, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन, जल्दी से बता दें। रिलीजिंग हार्मोन्स है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स है जो कि सोमैटोस्टैटिन्स है, थायराइड रिलीजिंग है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग है, और डोपामीन है, ठीक है। यहाँ पे डोपामीन भी लिखा जा सकता है और प्रोलैक्टिन भी, ठीक है। पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से? ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ओके, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, टुगेदर विद सोमैटोस्टैटिन्स कंट्रोल रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं दे आर एक्चुअली रिलीज in pulsatile fashion, 5 to 9 major pulses detected per day, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज इज एनहांस्ड बाय अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड ओपियोइड्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे ओपियोइड्स ऐसी ड्रग्स हैं, ये क्लोनिडीन एक ऐसी ड्रग है कि जो क्या करती है? GnRH की सिक्रीशन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाए कि कोई सी 2 ड्रग्स बताएं कि जो GnRH की रिलीज को एनहांस कर देती हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन फॉरन एक क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है। GnRH की सिक्रीशन बॉडी में किस तरह से होती है? पल्सटाइल फैशन से, ठीक है। GnRH रिलीज इज इंक्रीज बाय विगरस एक्सरसाइजेस। अब आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके मसल बल्क कितना ज्यादा डेवलप हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से GnRH रिलीज होता है, ठीक है। तो दिस इज अनदर कॉज। डायग्नोस्टिक यूज ऑफ GnRH, सर्मोलिरिलीन के नाम से ये आती है। GnRH एक्सोजेनसली बॉडी में दी जाती है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी पैथोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि GnRH किस तरह से डिटेक्ट करेगा कि ये जो
लियन है या ये जो पैथोलॉजी है वो हाइपोथैलेमस में पड़ी हुई है या पिट्यूटरी में पड़ी हुई है? आपने जीएनआरएच दिया एक पेशेंट को, ठीक है, अब आपने उसमें ये देखना है कि आया हाइपोथैलेमस में कोई डिफेक्ट तो नहीं है या पिट्यूटरी में, तो कैसे देखोगे? क्या लेवल करवाओगे जीएनआरएच देकर? क्या होगा? कुछ समझ नहीं है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपने दिया, क्या इफेक्ट हुआ बॉडी पे? ठीक है, अब जब वो दिया तो ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, आपने दिया, अभी बॉडी में हमने डिटेक्ट नहीं किया कौन सा हार्मोन पड़ा हुआ है कौन सा नहीं, हमें इतना बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब है ये तो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, ये पिट्यूटरी के लेवल पे कोई डिफेक्ट है। आपने जीएनआरएच दिया, अगर हाइपोथैलेमस वर्क कर रहा होगा तो क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक जाके ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। और अगर आपने जीएनआरएच दिया और ग्रोथ हो रही है, मींस कहाँ? हाइपोथैलेमस में नहीं है, हाइपोथैलेमस में होगा मैम। बच्चे मेरी बात सुनो, शाबाश, आप सही कह रहे हो। अब ये देखो डिफरेंस दोनों का, जीएनआरएच दिया और ग्रोथ हो रही है, मींस हाइपोथैलेमस में ट्यूमर पड़ा हुआ है, नेगेटिव फीडबैक नहीं किया, ट्यूमर सिक्रीट करता जा रहा है, ठीक है। जीएनआरएच दिया और ग्रोथ जो है वो हो रही है, तो हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर जीएनआरएच दिया और ग्रोथ नहीं हो रही, फिर इसका मतलब है कोई लियन कहीं नहीं पड़ी हुई, कोई डिफेक्ट नहीं है। बट अबाउट इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, वो भी तो है ना, उनका क्या करना है? उनको कैसे डिटेक्ट करना है? हाइपोथैलेमस को जब आपने उसकी पैथोलॉजी डिटेक्ट करनी है ना, तो जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो सिर्फ हाइपोथैलेमस से सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है? ग्रोथ हार्मोन का लेवल करवा लेना है, ठीक है। एक जिजेंटिज्म का पेशेंट आ गया, उसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल करवा लो। ग्रोथ हार्मोन का जितना लेवल है उसके मुताबिक आप ये आइडिया लगाओगे कि नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, हाइपोथैलेमस उस पर एक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है हाइपोथैलेमस में कोई ऐसी पैथोलॉजी पड़ी हुई है कि वहां से हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे। एक तो नेगेटिव फीडबैक को डिटेक्ट नहीं कर रहा, दूसरा वो इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा जो इनहिबिट करते, जिसने इनहिबिट करनी थी ग्रोथ को, ठीक है। तो बेसिकली जो जीएनआरएच होते हैं हम एक्सोजेनसली देते हैं टू डिटेक्ट द एनी पैथोलॉजी ऑफ दैट ग्लैंड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो सीधी सीधी बात हो गई ना, ग्रोथ ज्यादा हो रही है, आप ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन बाहर से दे दो, दैट्स इट। लेकिन अब आपने ये भी तो देखना ना कि पैथोलॉजी पड़ी कहाँ हुई है, वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे पड़ी हुई है, वो पिट्यूटरी के लेवल पे पड़ी हुई है, और इसका एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि वो पेशेंट हेड इंजरी के साथ आया है। हेड इंजरी का मतलब क्या हुआ है कि ब्रेन में कहीं उसको कोई ऐसी इंजरी हो गई कि जिसकी वजह से उसका ट्रॉमा हो गया टू हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, जिसके बाद उसके ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब डिटेक्ट कर लेते हो कि हाइपोथैलेमस के लेवल पे पड़ी हुई है कोई भी इंजरी, वहां पे हाइपोथैलेमस सही वर्क नहीं कर रहा या पिट्यूटरी, तो पूरी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो कोई स्पेसिफिक थायराइड का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, टीएसएच दिया, डायग्नोज कर लिया, थायराइड के स्पेसिफिक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, अदरवाइज ग्रेनेड्स भी सही वर्क कर रहे हैं, एड्रेनल्स भी सही वर्क कर रहे हैं, पैंक्रियास भी इंसुलिन बना रहा है, हर चीज परफेक्ट। इसका मतलब है आइसोलेटेड हमारे पास थायराइड में डैमेज है या ट्यूमर है, वो जिस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। बट अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लेवल पे पड़ी हुई है कोई इंजरी, तो इसका मतलब है पूरी बॉडी के ग्लैंड्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। Diagnostic use of GHRH to test pituitary function in patients with GH deficiency. Growth hormone deficiency could reflect either a hypothalamic or pituitary defect. If the primary defect is hypothalamus, as is most common, GHRH will elicit an increase in growth hormone release.
ठीक है. If the defect is at the level of pituitary, there will be no increase in growth hormone following GHRH administration. ठीक है. Negative feedback is very very important. Therapeutic uses of GHRH to enhance growth hormone secretion. आपने क्या करना है, आपको पता है ग्रोथ हार्मोन पल्सेटाइल फैशन में बॉडी में सिक्रीट होता है. आपने जब ग्रोथ हार्मोन देना तो उसको पल्सेटाइल फैशन में देना. इंट्रावेनस दे दो, सबक्यूटेनियसली दे दो, इंट्रानेजल दे दो. 3 आवर्ली आपने इस तरह से डोज सेट करनी है कि पल्सेटाइल फैशन में वो रिलीज हो और इसी तरह से जिस तरह एक नेचुरल वे में ग्रोथ होती है उसी तरह से ग्रोथ हो. ठीक है. Then comes somatostatin, growth hormone inhibiting, releasing inhibiting hormone. Inhibits growth hormone release and TSH from anterior pituitary. ठीक है. Inhibit release of most GI hormones, reduces gastric acids and pancreatic secretions, glucagon, insulin and gastrin. सोमैटोस्टैटिन्स हार्मोन्स जो होते हैं, ये सोमैटोस्टैटिन्स बेसिकली क्लिनिकल वैल्यू इनकी बहुत कम होती है बिकॉज दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है. बट एक बायोसिंथेटिक फॉर्म है, एक सिंथेटिक फॉर्म है ओक्रियोटाइड के नाम से, जिसको कहते हैं सोमैटोस्टैटिन एनालॉग विद अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है. जिन पेशेंट्स में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, आप सोमैटोस्टैटिन देते हो, जिसका ट्रेड नेम जिस नाम से आप देते हो ओक्रियोटाइड के नाम से या लैंट्रियोटाइड के नाम से. ठीक है. दीज आर सोमैटोस्टैटिन्स व्हिच आर इनहिबिटिंग हार्मोन्स. ठीक है. दे आर यूज्ड इन एक्रोमेगाली, गैस्ट्रिनोमास. गैस्ट्रिनोमास क्या होते हैं? स्टमक के कार्सिनोमास. गैस्ट्रिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है जिसमें. ग्लूकागोनोमास एंड अदर एंडोक्राइन ट्यूमर्स. ठीक है. इसमें आप सोमैटोस्टैटिन्स देते हो. एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? EE एडवर्स इफेक्ट्स, हर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है. अगर किसी चीज का एडवर्स इफेक्ट नहीं हो तो आप खाते हो तो वो फूड है, बट अगर एडवर्स इफेक्ट है तो वो ड्रग है. इसका मतलब है कि हर ड्रग बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स करती है. ठीक है. क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं ओक्रियोटाइड और लैंट्रियोटाइड के? जीआई डिस्टर्बेंस, पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया. पोस्टप्रेंडियल क्या होता है? खाने के फौरन बाद शुगर के ज्यादा हो जाना. ठीक है. फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल लेवल्स होती है ना डायबिटिक पेशेंट्स में. ठीक है. तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स. नाउ कम्स द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ थायराइड डिसफंक्शन. ठीक है. आईवी दिया जाता है, किस नाम से आता है? प्रोटाइलिन के नाम से. ठीक है. Corticotropin releasing hormone, it stimulates secretion of ACTH and beta endorphin from the anterior pituitary. Can be used for the diagnosis of ACTH secretion. Gonadotropin releasing hormone stimulate gonadotroph cells to produce LH-FSH. किन नामों से आते हैं? गोनेडोरिलीन, बुसिरिलीन, नेफारिलीन. ठीक है. GnRH एगोनिस्ट सबक्यूटेनियसली दिए जा सकते हैं इन पल्सेस. पल्सेस में क्यों दिए जा सकते हैं? ताकि उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लाया जा सके, नेचुरल वे, उसका नेचुरल इफेक्ट लाया जा सके. ठीक है. तो हार्मोन्स की जो और हम देते हैं, LH देते हैं टू स्टिमुलेट ओव्यूलेशन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से जाहिर है फॉलिकल्स बनाएगा. ठीक है. कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम का रप्चर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन करता है. ठीक है. रप्चर्ड फॉलिकल जो होता है, अगर फर्टिलाइजेशन वहां हो जाती है तो वो जाइगोट बन जाता है. ठीक है. तो दीज टू हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन. ठीक है. ओके. स्टेडी रिलीज, स्टेडी डोजेज अगर आप दोगे तो वो इनहिबिट कर देगा गोनेडोट्रोपिन की रिलीज को बाय नेगेटिव फीडबैक. ठीक है. GnRH also used for diagnosis and treatment of hypogonadal states in females and males. समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं आपके पास कि फीमेल पेशेंट है और उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुई, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई और हेयर ग्रोथ जैसे होती है, एक्सिलरी हेयर होते हैं फीमेल्स में, मेल्स में चेस्ट हेयर होते हैं, वो नहीं डेवलप हुए. इसका मतलब है हाइपोगोनेडल फेज या गुनेड्स सही डेवलप नहीं हुए. गुनेड्स इन फीमेल्स आर ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस इन मेल्स टेस्टिस. ठीक है. तो हाइपोगोनेडल जो कंडीशंस होती है उनको भी डायग्नोस किया जा सकता है बाय दिस GnRH और उनको करेक्ट किया जा सकता है बाय गिविंग FSH एंड LH. ठीक है. डायग्नोसिस के लिए हार्मोन्स यूज होते हैं RH एंड SH, रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटिंग in order to see the feedback mechanisms, in order to see the pathology. करेक्शन के लिए रेडीमेड हार्मोन्स, जो एंड वाले हार्मोन्स हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हार्मोन्स हैं, वो दिए जाते हैं. ठीक है. ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हार्मोन दे दो. ओव्यूलेशन नहीं हो रही, LH दे दो. फॉलिकल नहीं बनना, FSH दे दो. ठीक है. इसी तरह से अगर थायराइड ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस करे, TSH, T3, T4 दे दो. ठीक है. करेक्शन तो सीधी सीधी बात है ना. अगर मैं आपसे पूछूं कि थायराइड, इसके अंदर थायराइड हार्मोन नहीं है, तो वो तो मुझे सीधा सीधा बता दो कि इसको T3, T4 दे दें. बट उसका ट्रेड नेम क्या है और उसकी ड्रग कौन सी है वो पता होनी चाहिए. IV देना है, सबकट देना है, मैंने पर ओरल देना है, ये पता होना चाहिए. ठीक है.
Okay. Continuous GnRH agonists are used in sex hormone dependent conditions, prostate and breast cancers, uterine fibroids, endometriosis और precocious puberty. क्या मतलब है इस लाइन का? Continuous GnRH दो in order to cause feedback और आगे कैंसर्स को इनहिबिट करने के लिए. पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है या फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है. एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? यूट्रस में वो जो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सेसिव हार्मोन्स की वजह से वो जो लीयंस बनना शुरू हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. ठीक है. प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है? टाइम से पहले प्यूबर्टी आ गई. बच्चे की भी एज इतनी नहीं हुई लेकिन वो अडल्ट की तरह का दिखने लग गया, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. उन पेशेंट्स को कार्सिनोमास को इनहिबिट करने के लिए कंटीन्यूअस जीएनआरएच देने हैं. कंटीन्यूअस दोगे तो ऊपर सेंटर को जाके इतला मिलेगी कि अब आपने हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करना और आगे कैंसर डेवलप नहीं होगा. ठीक है. प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन. ठीक है. ब्रोमोक्रिप्टिन के फॉर्म में आते हैं और अदर डेरिवेटिव्स है कैबरगुलिन एंड परगुलिन. ठीक है. effective in reducing prolactin secretion from normal glands as well as from prolactinomas. किन पेशेंट्स में दोगे ब्रोमोक्रिप्टिन? ठीक है. अनमैरिड दे दिया. ठीक है. कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें होना भी चाहिए था, मिल्क प्रोडक्शन ठीक था लेकिन हमें देनी पड़ी है ताकि हम उसे इनहिबिट कर लें? कोई ऐसी नेचुरल कोई इस तरह की कंडीशन जिसमें हमने ब्रोमोक्रिप्टिन देके प्रोलैक्टिन के लेवल को कम किया? पैथोलॉजी नहीं है उसे. एक पेशेंट है प्रेगनेंसी में, आपको पता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी उसका बेबी जो है वो सरवाइव नहीं किया, उसकी डेथ हो गई. लेकिन फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई भी है क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन्स एज वेल एज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन जो प्रेगनेंसी में हो रहा होता है, सिक्रीट हो रहा होता है. आप उसको क्या दोगे? ऑब्वियसली उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है, उसके ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हो गया, तो आप उसको ब्रोमोक्रिप्टिन दे दो. ठीक है. पार्लोडिल के नाम से ट्रेड नेम है उसका. पार्लोडिल के नाम से 2.5 mg दी जाती है सुबह शाम फॉर 7 to 14 डेज. ठीक है. इन ऑर्डर टू डिक्रीज दैट मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है. उसको पैथोलॉजी कोई नहीं थी बट एट द एंड उसका बेबी जो है वो सर्वाइव नहीं किया लेकिन उसमें सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी. ठीक है. नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एफएसएच, एलएच है, ग्रोथ है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एडीएच है एंड ऑक्सीटोसिन है. ऑक्सीटोसिन अगर आप देखो तो यहाँ पर इसके इफेक्ट्स लिखे हुए. एक तो ये स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है फ्रॉम द यूट्रस और दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. ठीक है. ओके. Growth hormones derived from somatotroph cells. Its secretion is controlled by GHRH and somatostatins. ये तो सबको पता है. न्यूबॉर्न में ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन सबसे ज्यादा होती है. 4 इयर्स में डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और एक मेंटेनेंस, एक प्लेटो आ जाता है थ्रू आउट प्यूबर्टी. एक मेंटेन हो जाती है उसकी जो एक्सक्रीशन का रेट है वो एक मेंटेन हो जाता है अंटिल प्यूबर्टी when there is further decline. उसके बाद प्यूबर्टी के बाद आपको पता है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है. प्यूबर्टी एक ऐसी फेज है कि जहां तक बोन्स ने ग्रो कर जाना है, बस बॉडी की डेवलपमेंट जितनी होनी है. उसके बाद जो प्यूबर्टी होती है 20 से 25 के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती, यानी कि हाइट नहीं बढ़ती. ठीक है. हाँ, अगर कोई एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है तो वो जो एक कंडीशन है एक्रोमेगैली. ठीक है. अनदर हाँ, स्लीपिंग जो कंडीशंस होती है उसमें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होती है, पल्सेटाइल फैशन में ही होती है और इसका ये जो इसकी पल्सेस होती है 5 to 9 पल्सेस पर डे होती है. ठीक है. जो डिटेक्ट किया गया साइंटिफिकली. एक और चीज होती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ठीक है. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिवर. वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्यों होता है कि ये फैक्टर बॉडी में इस तरह से डिपिक्ट करता है कि इट इज ग्रोथ हार्मोन और जब ये एक्सेसिवली सिक्रीट होता है फ्रॉम द लिवर तो नेगेटिव फीडबैक इस तरह से हाइपोथैलेमस को जाता है कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करता है. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज IGF-1? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ये आप लिख लें वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज द ग्रोथ हार्मोन एक्टिविटीज इन द बॉडी? क्या क्या करता है ग्रोथ हार्मोन? डेवलपमेंट करता है. ठीक है. प्रोलिफरेशन करेगा सेल्स की और
हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी किन किन कंडीशन में हो सकती है, या तो कोई जेनेटिक कॉज होगी या एक्वायर्ड होगी। एक्वायर्ड में क्या होगा, वही क्रश इंजरीज, हेड इंजरीज, डैमेज हो गया पिट्यूटरी को, ठीक है, हाइपोथैलेमस को, ठीक है, वहां से रिलीज होना बंद हो गया। चाइल्डहुड में क्या होगा, अगर कोई सर्जिकल रिमूवल करती, इन्फेक्शन हो गए उन ग्लैंड्स के, या रेडिएशनल थेरेपी दी गई ब्रेन को, तो ब्रेन ट्यूमर का रेडिएशंस मिली और वहां से क्या हुआ, ग्लैंड्स जो है उनका लियंस हो गए, उनके अंदर वो बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है। चाइल्डहुड में क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, वो चाइल्ड, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें हाइपोग्लाइसीमियास डेवलप हो जाएंगे। एडल्ट्स में क्या होगा, जनरलाइज ओबेसिटी होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, वैसी ओबेसिटी उसकी हो जाएगी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक्सेस से क्या होता है, और एक्सेस कब होता है, when there are tumors present, acromegaly is a condition, gigantism is a condition। अब यहाँ पे लिखा हुआ है acromegaly क्या है, if this occurred before the gigantism क्या है, if this occurred before the long bone epiphysis close, long bones की जो ends होती हैं, epiphyseal end होता है, अगर उसकी क्लोयर से पहले ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो gigantism होगा, उसके बाद होगा तो acromegaly होगी, ठीक है। What is the treatment of excess GH disorders? ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस में कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है, ओक्रियोटाइड, ब्रोमोक्रिप्टीन, पेगविसोमेंट, ठीक है। ये सारी क्यों दी जाती हैं, बिकॉज इफ देयर इज ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी तो सारे ही हार्मोन ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ब्रोमोक्रिप्टीन भी दोगे ताकि प्रोलैक्टिन कम बने, ठीक है। हर हार्मोन का एंटागोनिस्ट दोगे जब आप एक दफा डिटेक्ट कर लेते हो कि देयर इज अ ट्यूमर प्रेजेंट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट तो फिर सारे ग्लैंड्स पे बॉडी पे होगा। An excess of growth hormone can cause gigantism, while a lack of growth hormone can cause dwarfism, ठीक है। Clinical uses of growth hormone, somatotrophins क्या है, growth hormone deficiency in children and adults, growth hormone की deficiency in children and adults, children with short stature that is due to factors other than growth hormone deficiencies are idiopathic short stature। ये जरूरी नहीं growth hormones की deficiency से ही हो, genetically भी कुछ short height के होते हैं, ठीक है। या टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी abnormality जो chromosomal abnormality है, ठीक है, उसमें भी जो चेंजेस आती हैं बॉडी में वो हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट्स आपने ये देख लेने। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो कॉल्ड थायरोट्रोफिन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, डायग्नोसिस में यूज होते हैं सर्जिकली फॉर थायराइड कार्सिनोमा, बता दिए मैंने आपको, ठीक है, किस तरह थायराइड कार्सिनोमा में यूज होता है। ACTH stimulates cortisol secretion by adrenal cortex and promotes growth of adrenal cortex, diagnostic use for the pathology of adrenal gland, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स को, ठीक है। किस फॉर्म में आते हैं, यूरोफोलिट्रोपिन के नाम से, ठीक है, या फिर फोलिट्रोपिन अल्फा एंड फोलिट्रोपिन बीटा, ठीक है। फॉलिकल्स नहीं बन रहे, आप इस फॉर्म में दे सकते हो पेशेंट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस फॉर्म में आती है, ल्यूट्रोपिन अल्फा, ठीक है। वैसे जो इसके आजकल जो हम ओव्यूलेशन के लिए देते हैं प्रेगनेंसी जो कॉजिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें फॉलिकल्स या ओव्यूलेशन के लिए जो दी जाती है वो ओव्यूलेशन इंडक्शन उसे कहा जाता है, उसमें क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है, शायद आप में से किसी ने सुनी है। क्लोमिफेन सिट्रेट भी दी जाती है, उसके अलावा भी 2-3 टैबलेट्स हैं जो ट्रेड नेम से आती हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन secreted by lactotrophs cells of anterior pituitary which increases in number during pregnancy, ठीक है। secretion is stimulated by estrogen, this point is very important। अब प्रोलैक्टिन बनता तो पिट्यूटरी से, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों हो रही है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का यूट्रस से, तो एस्ट्रोजन का डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल्स में स्टिमुलेट ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन, मेल्स में इन्वॉल्व इन टेस्टिकुलर फंक्शन। No preparation of prolactin is available for use in prolactin deficient patients। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही, बेबी को फीड नहीं करवा पा रहे, तो अभी तक कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो प्रोलैक्टिन की जो प्रोडक्शन को ज्यादा कर सके, बट प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग्स हमारे पास जरूर है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, पार्लोडिल के नाम से, ट्रेड नेम के नाम से आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस में बनेंगे, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जल्दी से बता दें मुझे, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस अगर करवाता है तो किन किन कंडीशंस में इसको यूज किया जा सकता है, एक तो डिलीवरी के लिए आपने पेन्स को एनहांस करना है, ठीक है, और डिलीवर करवाना है, इसके अलावा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ठीक है, उसमें भी इसका रोल है। और फर्ज करो कि जब डिलीवरी हो जाती है, आपने देखा होगा कि पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा,
ठीक है। पेशेंट्स को पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होती है, डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के बाद उसमें ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। क्यों? इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी वेसल्स अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ब्लीडिंग कम होगी। ठीक है। तो दिस इज अनदर क्लिनिकल यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये लिखा है, इंडक्शन ऑफ लेबर एंड कंट्रोल ऑफ पोस्टमार्टम ब्लीडिंग। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? प्रेगनेंसी, अभी लेबर में पेशेंट है, अभी डिलीवर नहीं हुआ बेबी, और आपने बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीटोसिन दे दिया, ऑब्वियसली वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो अंदर बेबी भी पड़ा हुआ वो फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है। तो दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है। प्लेसेंटल अब्डक्शन होती है, प्लेसेंटा का बॉडी के अंदर ही फट जाना, बेबी डिलीवर नहीं हुआ, प्लेसेंटा पिछले तरफ से फट गया, ब्लीडिंग हो गई। तो दिस इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो इसे बहुत ज्यादा कॉशियसली देना होता है विद वेल मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी एंड मदर। मदर में पल्स ज्यादा हो गई, मदर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, इसका मतलब है कि मदर में तो मसला स्टार्ट हो गया है, प्लेसेंटल अब्डक्शन हो गई है। बेबी है क्या? अगर हार्ट बीट खराब होगी इसका मतलब बेबी डिस्ट्रेस में चला गया। ठीक है। और वेसोप्रेसिन क्या है? एडीएच है। बॉडी में डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया है, पानी की कमी हो गई है, सिग्नल गया हाइपोथैलेमस को, एडीएच रिलीज हुआ और उसने आके इफेक्ट किया किडनीज पे। किडनी पे क्या इफेक्ट हुआ? रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है। इसका एक यूज डायबिटीज इंसिपिडस में भी है। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ टाइप ऑफ डायबिटीज जिसमें यूरिन बहुत ज्यादा आता है, वाटर की कमी हो जाती है, पेशेंट बार बार यूरिनेट करता है। तो उसमें क्या दिया जाता है? वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन के नाम से ये आती है। ठीक है। आईवी भी दी जाती है, आईएम भी दी जाती है, डेस्मोप्रेसिन के नाम से भी आती है, पर ओरल भी दी जा सकती है, इंट्रानेजल भी दी जा सकती है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मेरा नहीं ख्याल को मसला रह गया है। हाइपोथैलेमस की ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी के टारगेट। ये फीडबैक पहला हाइपोथैलेमस को, दूसरा फीडबैक पिट्यूटरी। ठीक। अब ये पहले मैंने सुनना है नेक्स्ट टाइम और फिर मैंने नेक्स्ट पढ़ाना है। ठीक है। किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, किस तरह से आप ड्रग्स को यूज करते हो अपना आइडियल वो लेने के लिए, जो आपने एक टारगेट लेना है। ठीक है। या जो आपने अचीव करना है उस पेशेंट में, जो भी रिजल्ट अचीव करने हैं। अब आप ये देखो कि गायनी की भी जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से है कि आप हार्मोनल ट्रीटमेंट दे के जो भी आपने रिजल्ट अचीव करने हैं वो आप कर सकते हो। हार्मोनल थेरेपी यही है एफएसएचएलएच की, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेंस की, कि अगर वो जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जैसे हज पे उम्रा पे फीमेल्स आती हैं तो वहां पे जब उन्हें पीरियड्स ना आए तो उन्हें प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट दे दी जाती है। ठीक है। इसी तरह ओव्यूलेशन इंडक्शन आपको मैंने बताया, फॉलिकल्स बनाने वाली बताई है टैबलेट्स। तो ये फार्माकोलॉजी को अगर तो समझ के पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर इस तरह से पढ़ोगे कि ये मेमोराइज नहीं होती और हम ये कर नहीं सकते, तो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। इसमें अब आपने देख लेनी है, जो ड्रग्स हैं उनको पॉइंट आउट कर लो। ठीक है। बच्चों म्यूट करो अपना माइक। जो ड्रग्स हैं जो बीच बीच में लिखी हुई है उनको पॉइंट आउट करें, उनको मेमोराइज करें। ठीक है। और इसमें जिस तरह से फिजियोलॉजी दी गई है ये भी मैं वाइवा में पूछूंगी इसी तरह से। ठीक है। अब आपका ये 3rd लेक्चर है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 4th होगा, तो आपने इसको साथ साथ पढ़ना है, एंड के लिए नहीं छोड़ना कि एंड पे हम लोग इसको तैयार करेंगे। मेरे ख्याल इसके 20 है। आप लोग अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और कितने ऑन कैंपस? बच्चों क्या इशू आ रहा है? नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, तुम लोग आ जाओ ऑन कैंपस। क्या? अच्छा, ये जो टाइमिंग है इशू है ये तो रिजॉल्व करो ना आज ही अफनान से। ठीक है। पहले हमारी ये क्लास 12:30 थी, अब 11 o'clock हो गई है। मेरा ख्याल है ये 11 o'clock होने की वजह से आज स्ट्रेंथ भी कम है, तो आपने ये सॉर्ट आउट कर लेना अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि आपको कुछ मिस ना हो। लेकिन रिकॉर्डिंग में आपको जरूर सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, मैं उसे कहती हूँ बच्चे वो एक ही लेक्चर है।